हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटी में, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों, ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यूपीएससी या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स हो और आपकी बैंकिंग के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस तो हमेशा ही बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जनरली आर्टिकल 36 से 51 इनके बीच में से क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है जी। और वैसे भी इनका महत्व काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 है। पार्ट 4 किस में है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और कहाँ से बोरो किए गए थे? ये बोरो किए गए थे आयरलैंड ने। आयरलैंड ने भी इनको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ था, और आयरलैंड के आर्टिकल 45 से बोरो किए गए हैं। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट है कि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से ली गए, तो आयरलैंड से। ठीक है जी। और आर्टिकल 36 to 51 है पार्ट 4। ठीक है, चलिए अब अगले एक एक पॉइंट करते जाएंगे। हम इसको थोड़ा रिवीजन टाइप में करेंगे। बार बार इसको आप बार बार इस वीडियो को आके देख सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स थोड़े ज़्यादा हैं और इनको पॉइंट्स टू पॉइंट्स हम करेंगे। ठीक है जी। अगला पॉइंट कहता है कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स आउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी टेकन अप द स्टेट्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब देखिए दोस्तों, ये बेसिकली ये जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली क्या है? ये डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शंस किसके लिए है? ये स्टेट के लिए है। स्टेट में हमने अपने जब कर रहे थे तो हमने बताया था कि स्टेट में क्या क्या आता है। तो स्टेट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि आपने किस तरीके से काम करना है और उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये ताकि वो गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक राइट्स दिए गए हैं। ठीक है जी, जो कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाले गए थे उस वक्त। पार्ट 3 में क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो किन्हीं रीजंस की वजह से इनको नहीं डाला गया था और इनको फिर एक अलग से चैप्टर ही बना दिया गया था। उस टाइम पे कुछ रीजंस रहे हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे क्यों थे। ठीक है जी। तो आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है, ठीक है जी, वो तभी अचीव किया जा सकता है अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक मॉरल ड्यूटी की तरह फॉलो करें। ठीक है जी। और आर्टिकल 37 जो है वो बिल्कुल साफ साफ तौर पे क्या कहता है? वो कहता है कि द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बट द प्रिंसिपल लेड डाउन are nevertheless fundamental in governance of the country and it shall be duty of the state to apply these principle in making the law। मतलब कि ये आप एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होगा। मतलब कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे वायलेट होते हैं तो हम तो रिट्स ले लेते हैं। आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत हम जा सकते हैं, एनफोर्सेबल करा सकते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन एनफोर्सेबल ना होने का मतलब ये नहीं है कि इनको अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए, कोई भी कंट्री किसी भी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, सिद्धांतों पे चलता है, तभी वो आगे ऊपर जा सकता है। तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है स्टेट की। ठीक है जी। और ये जो डायरेक्शंस है ये मेयरली टू द एग्जीक्यूटिव नहीं है, बट टू लेजिस्लेचर भी है। मतलब कि आपके देखिए, हमने किया था कि हमारे क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं और जुडिशरी होती है। ठीक है जी। और फिर मीडिया होती है। ये हमारे डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं। ठीक है जी। तो अब क्या है कि एग्जीक्यूटिव तो एग्जीक्यूट करता है, हमारे जितने भी आईएएस आईपीएस हैं, जितने भी पब्लिक सर्वेंट है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये डायरेक्शन सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए ही नहीं है, ये लेजिस्लेचर के लिए भी है, ताकि आप जब कभी भी लॉ बना रहे हो तो आप याद रखें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या कहता है। ठीक है जी। और आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ, लेजिस्लेचर ने भी कुछ लॉज बनाए हुए हैं डीपीएसपी को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है जी। The word fundamental in governance of the country is described in rhetorical language, जिसमें कि क्या इसका मतलब है कि hope, ideals and goals rather than actual reality of government। तो मतलब कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो होप, आइडियल्स और गोल के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक है।
ठीक है जी, और इसी पे ही हमारा देश चलना चाहिए। तो प्रिंसिपल क्या था डायरेक्टर प्रिंसिपल का, वो ये था कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ अचीवमेंट बनाने हैं, ठीक है जी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के सामने, कि हमने सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं और उन पे ही काम करना है। और वो स्टैंडर्ड जब बन जाएंगे तो लोकल और अदर अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसको फॉलो करेंगे, और वो फॉलो करने के बाद ही हम उसकी सक्सेस और फेलियर को जज करेंगे, ठीक है जी। लेकिन अब क्या है कि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हो गए हैं, मतलब कि कोर्ट में अप्रोच नहीं किया जा सकता। जैसे फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिसेबल हैं, उनको कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा है कि वाइल DPSPs एंजॉय नो लीगल सैंक्शन, मतलब कि इन्फोर्सेबल नहीं है, दे हैव अ पावरफुल पॉलिटिकल सैंक्शन बैकिंग देम। मतलब कि अब जब लॉ बना रहे हैं तो आप उसको DPSPs को अपने ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं कि DPSPs को एनफोर्सेबल क्यों नहीं बनाया गया था, ठीक है जी। अब क्या था उसमें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी तो हमें पता था कि देश नया बन रहा है, तो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है जी। और एक वास्ट डाइवर्सिटी और बैकवर्डनेस भी थी। हमें उस टाइम पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहे थे, वेरियस स्टेट्स बिखरे हुए थे, अभी हम इंडिया की इंसेप्शन ही हो रही थी, और एक डेमोक्रेसी जब नई नई थी तो उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर्स थे। तो इसको उन्होंने एनफोर्सेबिलिटी ना करके उसको पार्ट 4 में डाल के सिर्फ डायरेक्टिव्स दे दिए, ठीक है जी। अब क्या हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स बैठे थे वो खुद डिवाइड हो गए थे। कुछ कह रहे थे कि जी इसको तो चैप्टर को ही ख़त्म कर दो, इसको बाहर ही निकाल दो, और कुछ कह रहे थे कि इसको पार्ट 3 में डाल दो ताकि इसकी एनफोर्सिबिलिटी हो जाए। तो जब ये बन रहा था तभी इतना ज़्यादा हौच पौच हो गया था इसका, ठीक है जी। इसलिए इसको पार्ट 4 में रखा और इन्फोर्सिबिलिटी नहीं हुई। अब देखिए हम देखेंगे कि सोशलिस्ट और वेलफेयर, इसको ना हमने डिवाइड कर लिया हुआ है। सोशलिस्ट वेलफेयर आपने काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस में डिवाइड हो गया है इसमें, फिर गांधीयन भी आ जाता है, लिबरल भी आ जाता है, ठीक है जी। तो वेरियस सेक्शन जो हैं वो हम इनको करेंगे। अब आपने जब भी कभी सोशलिस्ट या वेलफेयर या कोई भी सेक्शन है उसके आर्टिकल्स को आपने, अगर आप पेन पेपर लीजिए, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कहता रहता हूँ कि आप पेन पेपर लीजिए और इनको लिखते रहिए, या तो आपकी जो कोई भी बुक है, नोट्स हैं, उस पर उनको लिखते रहिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी। अब आते हैं आर्टिकल 38 में। 38 कहता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है जी। मतलब कि आपका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए कि सोसाइटी में और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सबको इक्वल चांसेस मिलने चाहिए, और उनका बिल्कुल सब कुछ इक्वालिटी की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है जी। एवरीथिंग शुड बी इक्वल। और 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 38 में क्या ऐड किया गया था, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है जी। कि आपकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं या इनकम है, उसमें हमें ये एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हो गया था 38A की, आपको इनकम, स्टेटस और फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटी में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम करना है, ठीक है जी। फिर आर्टिकल 39 क्या कहता है, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए जीने के साधन होने चाहिए, कि कमाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, मतलब कि आपके जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान के पास सारे हैं, वो सबको इक्वली डिवाइड होने चाहिए, ठीक है जी। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। मतलब कि जो आपकी जितनी भी वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो, ठीक है जी। और फिर ये हो गए हमारे पॉइंट्स। फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसा नहीं है कि आप किसी को एक काम के 500 रुपये दे रहे हैं, ठीक है जी। एक वुमेन को 500 दे रहे हैं और एक मैन को 800 दे रहे हैं, और काम दोनों का सेम है। तो इसमें एक डायरेक्टिव है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगला है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। अब इसके अंतर्गत देखिए फैक्ट्रीज एक्ट भी आ गया था, फैक्ट्रीज एक्ट निकाला गया था। फिर आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, हैजार्डस एक्ट, काफ़ी एक्ट्स इसी के बेसिस पे निकले थे। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 39 में ऐड किया था हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन।
मतलब कि जो चिल्ड्रन हैं उनकी डेवलपमेंट हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है जी। 39A क्या कहता है, फ्री लीगल एड टू पुअर एंड प्रमोट इक्वल जस्टिस। मतलब कि कोई भी ऐसा गरीब है जिसके पास लीगल एड के पैसे नहीं है तो उसको फ्री लीगल एड दिया जाएगा, और ये ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। ठीक है जी। 41 आर्टिकल कहता है राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। ठीक है जी। मतलब कि हमें काम का भी अधिकार है, एजुकेशन का भी अधिकार है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तब भी हमें असिस्टेंस जो है मिलनी चाहिए। और जो बूढ़े लोग हैं उनकी सिकनेस और डिसेबिलिटी के लिए भी आपको मदद करनी चाहिए। स्टेट्स के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है जी। 42 कहता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मतलब कि काम करना, कहीं पे भी कोई काम कर रहा है तो वहाँ की कंडीशन ऐसे ह्यूमन होनी चाहिए। ह्यूमन का मतलब होता है कि वहाँ पे इंसान का काम करने लायक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बदतर हालत में डाला है। और मैटरनिटी रिलीफ मतलब कि कभी भी जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है जी। 43 कहते हैं लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फॉर वर्कर्स। इसमें बेसिकली इसका मतलब है कि आपके एक जीने के लिए संसाधन की जो वेज है वो मिलनी चाहिए। एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मिलनी चाहिए। और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो भी है। ठीक है जी। सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्कर्स का मतलब है कि आपका किसी भी तरीके का संसाधन है जिससे कि आपका कल्चर जुड़ा हुआ है, उसमें वर्कर्स को वो मिलना चाहिए। ठीक है जी। तो ये आता है सोशल लिस्ट एंड वेलफेयर, जो आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43। अब बोलेंगे सर 40 कहाँ है, अब ये थोड़े से चेंजेस हैं। ठीक है जी। आगे करते हैं। और इसमें 43 और 47 तो रह ही गया। 43A क्या कहता है, और ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में है। तो दोस्तों अब जब आप बनाएंगे तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या ऐड हुआ था वो ज़रूरी है। ठीक है जी। 43A क्या कहता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। मतलब कि तानाशाही नहीं है इनकी, एक बेसिकली डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि अगर इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसमें वर्कर यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी भी मैनेजमेंट में उनकी होनी चाहिए पूरी क्या कहते हैं उसे, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि तानाशाही हो जाएगी। ठीक है जी। 47 कहता है इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब इसकी वजह से देखिए क्या हुआ था, हमारे मिड डे मील भी आ गया था। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो क्या है। और अम्बेडकर जी ने क्यों कहा था कि पॉलिटिकल पैकिंग क्यों, क्योंकि इनसे ही, इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आपकी लेजिस्लेचर बन जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं जी गांधीयन प्रिंसिपल पे। गांधीयन प्रिंसिपल का क्या है, गांधीवादी देश है हम। तो गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे उनका फोकस बहुत ज़्यादा रहता था। तो वो क्या क्या है, अब देखिए आर्टिकल 40 यहाँ पे आ गया। आर्टिकल 40 कहता है विलेज पंचायत हैज़ यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारा जो देश है 70% जो है रूरल एरिया है, और रूरल एरिया में जो विलेज पंचायत है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। 43 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया। अब देखिए अब हमारा लोकल फॉर वोकल तो अभी बोलना स्टार्ट किया है, लेकिन ये 43 में पहले से ही है कि आपके जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्री है रूरल एरिया की, उसकी प्रमोशन करनी है। 43B जो है वो 97th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आई थी, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है जी, जो कि मोस्टली आपकी रूरल एरिया में होती है। तो देखिए जी गांधी जी जो हैं उनका फोकस मेनली रूरल एरिया पे था। 46 में कहते हैं प्रमोट एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs एंड वीकर सेक्शन, सेफगार्ड देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल इनजस्टिस। अब देखिए जी दलित जितने भी हैं हमारे, या फिर दलित भाई बंधु हैं, या फिर स्केड्यूल्ड ट्राइब बंधु हैं, उनके वीकर सेक्शन जिनके भी है उनको सेफगार्ड करना है एक्सप्लॉयटेशन और सोशल इनजस्टिस से, ये 46 में कहता है। 47 क्या कहता है, प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी स्टेट्स ने लेजिस्लेटिव लॉज कर दिए हैं, जैसे कि आपके
काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे कि अल्कोहल बैन है, जैसे गुजरात हो गया, और 2-3 और भी हैं, उसका आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है जी। 48 कहता है प्रोहिबिट काओ मिल्च एंड ड्रॉट स्लॉटर। अब ये वाला थोड़ा सा आप देखिए कि जब से हमारे मोदी सरकार आई हुई है तब से थोड़ा सा इस पे ज़्यादा हो गया फोकस कि गौ माता जो हैं उनकी रक्षा करनी है फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि ये हम हिंदूज़ के लिए थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। ठीक है जी। और वैसे भी इसमें एक और चीज़ भी है कि हम मोस्टली इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ वेजिटेरियन स्टेट, तो हमारा जो है वेजिटेरियनिज़म पे भी ज़्यादा फोकस है ऑब्वियसली, क्योंकि गांधी जी भी वेजिटेरियन ही थे। ठीक है जी। अब आते हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल पे। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल पे क्या है, अब इस पे आर्टिकल क्या क्या है, वो है आर्टिकल 44। उसमें कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि वेरियस लॉज नहीं होने चाहिए कि हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। ये कहते हैं कि सारे कंट्री का सेम ही लॉ होना चाहिए। ठीक है जी। 45 कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल 6 ईयर ऑफ एज, और ये 86 अमेंडमेंट एक्ट से आया था। इसका मतलब ये है कि चाइल्डहुड केयर जो है उसमें आप देखिए कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर में न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन 6 साल तक की होनी चाहिए। वो बात अलग है कि 21A में हमने फिर ऐड कर दिया था 14 ईयर्स तक। ठीक है जी। 48 कहता है कि एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस। ये इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी एनिमल हस्बेंड्री चल रही है उसमें आप मॉडर्न चीज़ें साइंटिफिक बेसिस पे चलाइए, जैसे कि आपकी जर्सी काऊ है वो हमने इंट्रोड्यूस करी थी, और फिर काफ़ी नई साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी साइंसेज वगैरह करते रहते हैं। 48 कहता है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आया था, तो आप देख सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हम प्रियम्बल से चले हुए हैं। तो इसका 42nd अमेंडमेंट को तो आपने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। 49 कहता है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स ऑफ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस, जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स उनको बचाना है। और 50 कहता है सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो कि ऑब्वियसली है हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से दूर ही रहता है। ठीक है जी। फिर आता है इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी। अब इसमें भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में भी एक दायित्व दिया है, डायरेक्टिव क्या दिया है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कि हम शांति रखना चाहते हैं। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, जो कि इंडिया करता है। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, मतलब कि कभी भी कोई डिस्प्यूट आ जाए तो प्रॉपर तरीके से करता है। तो ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी भी हम काइंड ऑफ कह सकते हैं गांधी जी की ही देन है, क्योंकि हम गांधीवादी पीसफुल देश हैं। ठीक है जी। इसके अलावा पार्ट 4 के अलावा और भी कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है जी, जो कि दूसरे पार्ट्स में, ये मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं है लेकिन इनको हम डायरेक्टिव्स मान सकते हैं। 335 कहता है क्लेम्स ऑफ SC एंड ST टू सर्विस एंड पोस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, मतलब कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको सर्विसेज और पोस्ट जो है यूनियन या स्टेट में उनमें पूरा हक है। ठीक है जी, मतलब वो उन सब पोस्ट पे हक ले सकते हैं। 350 कहता है कि इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग फॉर प्राइमरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब कि कोई जो छोटे बच्चे हैं उनको मदर टंग में पढ़ाया जा सकता है, 350 कहते हैं। और 351 कहता है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज बाय द यूनियन, मतलब कि हिंदी में प्रचार करना चाहिए, 351 है। ठीक है दोस्तों, तो ये सरासर हमारे DPSPs अब हो गए ख़त्म। अब इसके बारे में थोड़े से यूटिलिटी देखते हैं कि यूटिलिटी क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की। ठीक है जी, तो BN राव कहते हैं कि ये बेसिकली एजुकेटिव वैल्यू जो है वो मॉरल पर्सपेक्टिव पे है, मतलब कि ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन देता है स्टेट को। ठीक है जी, और जो सोसाइटी का जो रेवोल्यूशन है, फर्दर द गोल ऑफ अ सोशल रेवोल्यूशन, ये दिया था ग्रैनवेल ऑस्टिन ने। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी की रेवोल्यूशन जो है आपके इन DPSP से आता है, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करो। और रिकमेंडेशन टू ऑल अथॉरिटीज़ इन इंडियन यूनियन
टेस्टेलवाद ने कहा है कि ये रिकमेंडेशंस हैं सारी अथॉरिटीज़ को इंडियन यूनियन के अंदर, जिसमें कि आपके जो हमने बात करी थी डेमोक्रेसी के सारे जो 4 पिलर हैं उनको रिकमेंडेशन है। ठीक है जी। सैंक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन बिहाइंड दम, ठीक है जी, इसमें मतलब कि पब्लिक ओपिनियन जो है लगा हुआ है इसके पीछे वो भी है। ठीक है जी। एड द कोर्ट एंड एग्जामिनिंग एंड डिटर्मिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। अब देखिए दोस्तों कि ऑब्वियसली एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, माना कि कोर्ट्स में एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई केस जाता है तो उस पर ये DPSPs को कंसिडर कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, एग्जामिन करने के लिए और डिटरमिन करने के लिए कि कोई भी लॉ बना है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं। ठीक है जी। और एम्पलीफाई द गोल स्टेटेड इन प्रेम्बल, मतलब कि प्रेम्बल हमने देखिए अब फर्स्ट चैप्टर में कर लिया, तो अब आप क्रोनोलॉजिकली समझ रहे होंगे कि प्रेम्बल में जितनी भी चीज़ दी हुई है उसके गोल्स जो हैं वो DPSPs के थ्रू हो रहे हैं कि नहीं। तो ये बेसिकली देखिए बड़े ही ज़्यादा तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ठीक है जी, कि एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है ताकि वो अच्छे से फॉलो अप की जाए। अगला पॉइंट है फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़ इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर। अब देखिए हमने जितनी भी हमारी जो भी पॉलिसीज़ जिस भी तरीके से बन रही है, अगर उसमें DPSPs फॉलो किए गए हैं तो वो अच्छे से फैसिलिटेट करेगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर्स को। ठीक है जी। और ये एक फंडामेंटल राइट्स का भी सप्लीमेंट्री है, मतलब कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी सप्लीमेंट करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और ये एक क्रूशल टेस्ट की तरह काम करता है किसका, परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट ने इनको DPSPs को अच्छे से फॉलो करा है तो फिर एक क्रूशल टेस्ट होता है कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर कर दिया है तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली विल बी ओवर। अब क्रिटिसिज्म पे आते हैं कि DPSPs को क्रिटिसाइज़ क्यों किया था। सबसे पहली बात ये नॉन एनफोर्सेबल हैं, कोर्ट में नहीं आ सकते, और ये वीक और इलॉजिकल है, मतलब जिस हिसाब से अरेंज, अब देखिए आर्टिकल 40 कहीं पे डाल दिया, 38 कहीं पे डाला है, और जिस टाइम पे ये बनाए गए थे वो बहुत पुराने टाइम पे थे, ये तो फिर उनमें से कुछ आउटडेटेड एंड कंजर्वेटिव भी हैं। और इसमें क्या कहते हैं, ये सिर्फ मॉरल पर्सपेक्टिव ही हैं, और ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं कई बार। ठीक है जी। तो मतलब ये बड़े ही वेग और मॉरल से दिए हुए हैं, और थोड़े से आउटडेटेड टाइप्स भी हो गए हुए हैं। इसमें नई चीज़ें कोई ऐड इतनी ज़्यादा हुई भी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स के हुई हैं, तो ये बड़ा ही ज़्यादा वेग टाइप है। तो ये है इसके क्रिटिसिज्म। ठीक है जी। अब फंडामेंटल राइट्स और DPSPs का कैसा है, मतलब अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और DPSPs का जो रिलेशन है वो कैसा है। अब देखिए जी, राइट टू लाइफ जो है, ठीक है जी, वो आर्टिकल 21 में जब हमने देखा राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 25, उसमें पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर एनवायरनमेंट दिया हुआ था, और ये कहाँ से हमने डिराइव किया था, 48A से। ठीक है जी, ये DPSP से डिराइव करा था। उसी तरीके से जो आपने ये एक केस हुआ था असाद सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट केस में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 24 अलॉन्ग विद 21 जो लगाया था, ठीक है जी, वो उसी प्रिंसिपल पे लगाया था। ठीक है जी। मतलब कि आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स से इम्पॉर्टेंट, उसमें DPSPs को डिराइव करा हुआ है। तो हमने जब देखा था कि कोर्ट एग्ज़ामिन करता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का, तो उसमें DPSPs को तो अपने मद्देनज़र देखता ही है। फिर आते हैं राइट टू एजुकेशन। अब देखिए आर्टिकल 21 जो है अभी ऊपर हमने बात करी थी, वो कहाँ से डिराइव किया, 41 और 45 से। ठीक है जी। और यहाँ पे ऐड हुआ, ये फंडामेंटल राइट बन गया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे और इक्वल वर्क और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट जो है वो आर्टिकल 14 के अंडर ऐड कर दिया गया। और कौन सा केस था, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और नेशनल टेक्सटाइल वर्सेस PR रामाकृष्ण केसेस। तो देखिए इंटरलिंकेज है आपके जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ आपके फंडामेंटल राइट्स इंटरलिंकेज हो जा रहे हैं। अब देखिए हमने ऊपर बात करी थी बैन ऑन अल्कोहल जो है, ठीक है जी, वो आर्टिकल 47 ऑफ DPSP से निकाला था। ठीक है जी। किसने निकाला था, लेजिस्लेचर ने। और जितने भी आर्टिकल्स हैं पार्ट 4 ऑफ जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो आर्टिकल 21 के साथ लिंक किए हुए हैं। विद सब्सिक्वेंट इंटरप्रिटेशन बाय जुडिशरी DPSPs आर गेटिंग लीगल बैकिंग। देखिए जी, इनकी जब भी इंटरप्रिटेशन होती है तो लीगल बैकिंग मिलती है, और आर्टिकल 21 को जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ जोड़ा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है
आर्टिकल 21 का जो है दायित्व और जो आपका जो हराइजन है वो बढ़ा दिया है। ठीक है जी, वो कहाँ से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकाला हुआ है। अब गौतम भाटिया जो हैं उन्होंने कहा है कि 3 डिस्टिंक्टिव रोल्स हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के, 3 डिस्टिंक्टिव रोल्स हैं। अब इनको हम कैसे करेंगे, आप इसको पढ़िए मत, इसको बिल्कुल उसमें तरीके से बताता हूँ कि सबसे पहले तो लेजिस्लेशन, मतलब लेजिस्लेशन का मतलब है कि लॉ बनाना जो है वो हो गया। सेकंड है कि इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी, लॉ बना दिया है तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है उसमें मदद मिलती है, मतलब पहले तो लेजिस्लेचर को लॉ बनाने में मदद मिलती है, दूसरा जो कोर्ट्स हैं उनको इंटरप्रिटेशन में मिलती है, और तीसरा जो है एक स्ट्रक्चरिंग रोल जो है, ठीक है जी, वो किस चीज़ का है, फंडामेंटल राइट्स का जो स्ट्रक्चरिंग रोल है उसको कंपैरिजन के लिए कोर्ट्स के पास बिल्कुल ठीक ठीक मिल जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पूरा आइडिया। ठीक है जी। और फिर आते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। जुडिशियल एक्टिविज़म का मतलब होता है सुओ मोटो ले लेना, कि कॉग्निजेंस ले लिया कि कोई भी चीज़ हो रही है देश में तो कोर्ट उसमें खुद अपनी मतलब कि देख लेता है कि हो क्या रहा है। ठीक है जी, और वो आर्टिकल 142 के अंतर्गत आता है। लेकिन वो क्या होता है उसमें, मोस्टली क्या होता है कि कोर्ट को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लगता है कि कहीं पे माइनिंग हो रही है और उसकी वजह से वहाँ के आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब वो जो है हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में गाइडलाइंस दी हुई हैं। गाइडलाइंस किसको दी हुई हैं, गाइडलाइंस दी हुई हैं स्टेट को। अब जो है आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने देखा कि ये तो वायलेशन हो रही है, तो उन्होंने सुओ मोटो ले लिया। जुडिशियल एक्टिविज़म का मतलब वही होता है कि खुद आपने उस चीज़ को अपने अंतर्गत ले लिया है और फिर वो इंटरप्रिटेशन करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जितने भी लॉज हैं और उस हिसाब से अपनी जजमेंट देते हैं। और इसकी वजह से पीआईएल का भी काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या कहा है कि इट हैज़ पेव्ड अ न्यू रेजीम ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी। अब एक ऊपर तो आ गया हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वजह से क्या हुआ कि कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन हो जाती है, लॉ बन जाते हैं। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज़म हो जाती है। लेकिन ह्यूमन राइट्स का जो रोल है वो भी इंक्रीज़ हो गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की वजह से। इसकी वजह से क्या है, सिटीजन्स को अपने राइट्स के बारे में भी पता है। ठीक है, वो सीधे कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो पहले क्या होता था शुरू शुरू में एज एन आज से कुछ 10 साल पहले जो कोर्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और लिटरल लीगल पोजीशन जो है पार्ट 3 की पार्ट 4 के साथ निकालते थे, मतलब कि इंटरप्रिटेशन। लेकिन अभी ग्रेजुअली हमने देखा है कि एटीट्यूड ऑफ जुडिशरी जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोरोना का टाइम ही ले लेते हैं कि जब आपके रैलीज़ हो रही थी काफ़ी जगह, हमारे 5 स्टेट में रैली हो रही थी, तब किसी भी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही रैलीज़ ख़त्म हो गई उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ये सब ने बोला कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है ये वो। अभी इस टाइम पे स्टेट का पूरा दायित्व बनता है टू प्रोटेक्ट द कंट्रीमैन फ्रॉम दिस पैंडमिक। बट आप अभी इस टाइम पे रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कुंभ मेला ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, पैंडमिक के टाइम पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो ये इट वाज़ अ फेलियर ऑफ स्टेट एंड ऑल्सो जुडिशरी। ठीक है जी। तो इसी के साथ आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ख़त्म हुआ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये कैसा लगा लेक्चर। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए, हैव अ वेरी नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।